इस साल तो आरआरबी जेईई 2025 मुझे फोड़ना ही फोड़ना है। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना कैसे है, भाई कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से आए थे, एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस तो किया ही किया है। आईसी इंजन के 9 सवाल, 10 सवाल, 9 सवाल, पावर प्लांट 0 पूछी गई है, पूछी ही नहीं गई है। आप अगर ध्यान से देखें तो शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल हैंग अमंग द स्टार्स। रिवाइज करके सोना है और ये देख के सोना है कि आपने आज दिन भर में क्या मिस्टेक की है और अब दोबारा आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप आप लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे और आरआरबी जेईई सीबीटी 1 एग्जाम देने के बाद आरआरबी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे कि भाई इस साल तो आरआरबी जेईई 2025 मुझे फोड़ना ही फोड़ना है। तो आज के इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना कैसे है, इसका फ्लो चार्ट क्या होने वाला है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी, एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यू, कट ऑफ एज वेल एज हाईएस्ट वेटेज टॉपिक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का मुद्दा होने वाला है, हाल ही में लास्ट एग्जाम जो आरआरबी जेईई का हुआ है वो सीबीटी 2 का जो हुआ है वो आरआरबी जेईई 2024 है। उसके पहले 5 ईयर्स पहले एग्जाम हुआ था आरआरबी जेईई 2019। तो हमारे पास 2019 वाली एनालिसिस थी, पर 2024 वाली आज के सेशन में आपको एनालिसिस बताने वाली हूं। भाई कहां से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से आए थे, एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस तो किया ही किया है। यहां पर मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस भी किया है विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड मैं आपको ये भी बताने वाली हूं 2019 में जो एग्जाम हुआ था और 2024 में जो एग्जाम हुआ उसमें क्या डिफरेंसेस थे, क्या हाईली वेटेड सब्जेक्ट चेंज किया था या नहीं हुआ था। जैसे कि आपको पता है 2025 में एसएससी जेईई जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें तो जज्बात ही बदल गए हैं। हाईली वेटेज सब्जेक्ट को इन्होंने लोवेस्ट वेटेज बना दिया और लोवेस्ट वेटेज सब्जेक्ट को हाईली वेटेज सब्जेक्ट बना दिया। ऐसा जो हुआ है इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है। पर हम यहाँ पर देखेंगे आरआरबी जेईई में क्या ऐसा होने वाला है और अगर होगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी बातें हम देखेंगे। एज वेल एज हम ये भी जानेंगे कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी में आपको किन बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है मीनू मैम पीडब्ल्यू, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी ये पीडीएफ है अगर आपको चाहिए होगी मैं मीनू मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जाम होता है। आप सभी लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 1 ऑलरेडी दे चुके हैं, है ना, ये एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं सीबीटी 2 में आ जाती हूँ। सीबीटी 2 में बेसिकली जर्नल अवेयरनेस आती है 15 क्वेश्चन, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स की आती है, बेसिक कंप्यूटर 10 मार्क्स की आती है। उसके बाद बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन 10 मार्क्स का आता है। ये सब मिला लें तो आप 50 मार्क्स होते हैं। एंड देन टेक्निकल एबिलिटी आपका 100 मार्क्स का आता है, दैट मीन्स 100 क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। एंड रैंक आपकी सीबीटी 2 से ही डिसाइड होती है। सीबीटी 1 जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो उसके मार्क्स जो है वो सीबीटी 2 में एड अप नहीं होते हैं। इसके अलावा सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। अब मैं साइड हट जाऊंगी, आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया हुआ है, ये टॉपिक्स यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड की यहाँ पर दी हुई है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल दी ब्रांचेस। एंड उसके बाद बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एक बार आप वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं कि भाई क्या क्या है आपके सिलेबस में। अब मैं बात करती हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के लिए। यहाँ पर जो सिलेबस है वो मैं मैकेनिकल का लेकर के आई हूँ, बट बाकी की जो एनालिसिस है वो सारे ब्रांच के लिए होने वाली है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं अच्छा खासा सिलेबस है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आरआरबी जेईई का सिलेबस 10 भागों में डिवाइडेड है और 10 भाग में एक भाग है ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और ये टॉपिक्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, पॉलीगन, मतलब इन्होंने टॉपिक्स तक लिख दिए हैं कि भैया इस टॉपिक। तो यहाँ पे जो एनालिसिस मैंने की है टॉपिक वाइज की कि भाई इस टॉपिक का कितना क्वेश्चन आया है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट लाइक एनीथिंग। आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देगी ये एनालिसिस, जस्ट वेट। मटेरियल साइंस का सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। मैं साइड में हट जाती हूँ, आप इन सिलेबस को एक बार पॉज करके देख सकते हैं। मशीनिंग का ये सिलेबस है, आपका वेल्डिंग का ये सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसमें टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, उसके जो लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस हैं, उसके साथ साथ डिफेक्ट्स हैं और यहाँ पर टेस्टिंग भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डाल रखी है वेल्डिंग में। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मशीन टूल्स का जो पार्ट है वो ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग में डाल रखा है, ये मेट्रोलॉजी का पार्ट है। एंड देन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का ये पार्ट आपने
में दिया हुआ है इन्होंने। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का ये पार्ट दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग का ये मतलब थर्मल इंजीनियरिंग मतलब थर्मोडायनेमिक्स का ये दिया हुआ है। अब चलो यार देखो ऐसा है, सबसे पहले 2019 का हम एक बार वेटेज देख लेते हैं कि क्या था। तो ये पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और इसके ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई क्या क्या यहाँ पर वेटेज था। अब मैं 2024 का मेन है बट एक बार देख लेते हैं वो देखने के लिए कि भैया कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फ्लूइड मशीनरी के 0 सवाल आए हुए हैं, थर्मोडायनेमिक्स के 0 सवाल आए हुए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 10 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 11 क्वेश्चन आए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स के 11 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 9 क्वेश्चन आए थे, इंडस्ट्रियल के 10 क्वेश्चन आए थे, 37 से 39 क्वेश्चन प्रोडक्शन के आए थे। बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 2019 का CBT 2 का एनालिसिस है मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फुल फ्लेज्ड एनालिसिस करी है PYQ की, जो कि बेसिकली आपके 2024 का है। आओ चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने सब्जेक्ट वाइज तो की ही है, उसके साथ साथ टॉपिक वाइज भी की है। आपको ये पता लग जाएगा इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा है तो वो टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आ जाइए, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो फोर्स एंड मूवमेंट से सीधा 5 क्वेश्चन पूछे हैं। मूवमेंट, कपल, फ्रिक्शन से कोई सवाल पूछा ही नहीं है किसी भी सेट में। 3 सेट हुए थे, मतलब 2 सेट में पेपर हुआ था, एक कैंसिल हो गया था, री एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में। तो ये आपका पेपर 1, पेपर 2 एंड री एग्जाम वाला। सब में ही आप देखें तो सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से 4 क्वेश्चन, यहाँ पर इन्होंने 5 क्वेश्चन। तो आप अगर देखें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 9 क्वेश्चन सेट 1 में, 9 क्वेश्चन सेट 2 में, और जो री एग्जाम हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन से 2 सवाल पूछे हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट से 3 सवाल पूछे हैं, टॉर्शन एंड सर्कुलर शाफ्ट से ये पूछे, प्रेशर वेसल से एक क्वेश्चन आया है। तो लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। मशीन डिजाइन में आप देखेंगे ज्यादा सवाल नहीं है, स्टैटिक लोडिंग से 1 सवाल इसमें आया, इसमें 3 आया है, इसमें 1 सवाल आपका फ्लक्चुएटिंग लोड से आया है। तो 1, 3 एंड 1 आपके क्वेश्चन आए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्वेंट्री से 5 सवाल यहाँ पे सेट 1 पे पूछा गया था, एंड सेट 3 पे मतलब कि री एग्जाम वाले में 4 सवाल पूछा था। अगर आप टोटल देखो, इस वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हो। अगर ये PDF आपको चाहिए है तो मीनू मैम PW जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप आकर के इसको ले सकते हो। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? मीनू मैम PW। आप इसको टेलीग्राम में जाके सर्च करो, ये PDF डेफिनेटली मैं वहां पे डाल दूंगी, आपको सब मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल के टोटल 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन का, जिससे कि 50% क्वेश्चन पूछा गया। आप देखो मटेरियल साइंस के 10 सवाल पूछे गए, एक भी सवाल आउट ऑफ कोर्स नहीं था, मतलब जो सिलेबस में मेंशन था उसी से था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से 6 सवाल पूछे हैं इन्होंने, स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील से 3 सवाल पूछे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट से 1 सवाल पूछे हैं। आप देखो इसमें पहले सेट में 10, फिर 8 और 9 सवाल पूछे हैं। प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे मशीनिंग से 9 क्वेश्चन पूछे हैं, वेल्डिंग से 11 क्वेश्चन, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग से 9 क्वेश्चन, मेटलर्जी से 9 क्वेश्चन, टोटल 38 सवाल पूछे हैं इस सेट में, 39 सवाल इस सेट में। इसका भी मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर इसको भी आप मिला लें तो लगभग 50% तो यही हो जाता है। ठीक है, और अगर इंडस्ट्री मिला ले तो 10% और जोड़ लो, 60% पेपर तो यहीं से आ रहा है। उसके अलावा फ्लूइड मशीनरी अगर आप ध्यान दें, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 11। अगर 2019 आप देखें तो हाइड्रोलिक मशीनरी के क्वेश्चन नहीं आए थे, FM के क्वेश्चन आए थे, पर यहाँ पर देखो 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, यही थोड़ा सा चेंज मुझे दिखा। फ्लूइड मैकेनिक्स से 2019 में क्वेश्चन आए थे, पर मशीनरी से क्वेश्चन नहीं आए थे। 2024 में इन्होंने मशीनरी से क्वेश्चन दिए थे। थर्मल इंजीनियरिंग में अगर आप देख सकते हो तो टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका इंटरनल देखो, हीट ट्रांसफर के 3 सवाल, 3 सवाल, 3 सवाल पूछे इन्होंने। IC इंजन के 9 सवाल, 10 सवाल, 9 सवाल। पावर प्लांट 0 पूछी गई है, पूछी ही नहीं गई है। आप अगर ध्यान से देखें तो RAC का भी एक सवाल पूछा गया है, तो मतलब कि पावर प्लांट एंड RAC से बिल्कुल सवाल नहीं पूछे हैं, और 2019 में भी यही था, सवाल इसमें से नहीं पूछे गए थे। अब देखो मैंने क्या किया है, प्रोडक्शन का टॉपिक वाइज एनालिसिस किया है। जैसे मशीनिंग है, लेथ के 2 सवाल पूछे, सबसेट में पूछे, लेथ ऑपरेशन से एक सबसेट में पूछे, मिलिंग से 1 सवाल, 2 सवाल, ड्रिलिंग से पूछा, ब्रोचिंग से पूछा। आप देखो ब्रोचिंग से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ब्रोचिंग को अच्छे से पढ़ना है। जिक्स एंड फिक्शन अनकन्वेंशनल मशीनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। वेल्डिंग में भी आप देख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग से 1 क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग से 4 सवाल पूछे हैं, गैस वेल्डिंग से 3 सवाल, सोल्डरिंग ब्रेजिंग से 3 सवाल। इसके अलावा मेट्रोलॉजी में अगर आप देखें तो साइन बार, स्लिप गेजेस वगैरह से 4 क्वेश्चन, सरफेस रफनेस से 2 क्वेश्चन, मेजरिंग माइक्रोस्कोप से 2 क्वेश्चन, प्रोफाइल प्रोजेक्टर से 1
एक क्वेश्चन। उसके अलावा ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग में देखिए ग्राइंडिंग प्रिंसिपल से 2 सवाल पूछे गए थे, कूलेंट्स के ऊपर आपका 1 सवाल पूछा गया था, सेंटरलेस ग्राइंडिंग से 2 सवाल पूछे गए थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, ग्राइंडिंग हॉर्निंग फिनिशिंग से 1 सवाल पूछा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यहाँ से पूछा था, कोटिंग से 3 सवाल आए थे। तो कोटिंग जो चैप्टर है वो आपको बहुत आराम से और अच्छे से पढ़ना है। देखो यार मैं आपको सिंपल से बता दूं कि अगर आप 50 से 60% पेपर देखें तो 60% पेपर आपका प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल से आ रहा है। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट और ऐड कर लें, क्या फ्लूइड, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड थर्मल, ठीक है। तो फ्लूइड अगर आप देखें, देखो थर्मल इंजीनियरिंग 15% है ना, मैं 100% में काउंट कर रही हूँ, ये आपका 11% हो गया। आप देखो थर्मल जो है वो 15% हो गया, ये आपका 11% हो गया। एफएम भी लगभग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपका लगभग 10% है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी लगभग 10% है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी लगभग 10% है, ठीक है। तो आज अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी यहाँ पे ले लें, अच्छा 10% है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आपका 10% है, ये सब मिला लो यार, देखो कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है। ये देखो आप 10, ये 45% हो गया, 60% ये हो गया। तो कहने का सिंपल मतलब ये है, ये 55 से 60% है, ठीक है, ये 55 से 60% आप मान के चलो। कहने का मतलब ये है पूरा पेपर इतने ही पार्ट से आ रहा है, तो आपको ये पार्ट, सबसे पहले ये पार्ट आपको कवर करना है, उसके बाद आपको इस पार्ट में एंटर करना है। देखो पढ़ना आपको सब है, क्योंकि क्या है ना कि सीट्स 2024 से इस बार कम है, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। बट हाँ, प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप कि ये इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज़्यादा आता है, ये इसका कम देंगे। लेकिन अगेन देखो 2025 में जो एसएससी जेई में हुआ, एक्चुअली में एसएससी जेई में जज्बात इसलिए बदले क्योंकि उन्होंने वेंडर ही बदल दिया था। आरआरबी में अभी तक कोई वेंडर वाला कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है मुझे चेंज होता हुआ, तो प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि ये सब चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको सब कुछ पढ़ना है। देखो ऐसा है, अगर आप रैंक लाना चाहते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल हैंग अमंग द स्टार्स। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, इधर उधर डगमगाया, मैटर साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप 10 की तैयारी कर रहे हो तो इधर उधर गड़बड़ाया भी तो भी सेलेक्ट तो हो ही जाओगे। तो आप टॉप 10 की तैयारी करिए, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखो आपको एग्जाम का पैटर्न समझना होगा, जो मैंने बता दिया है, सिलेबस आपको बता दिया। अब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है अपने अंदर, और वो कैसे डेवलप होगी अभी मैं बात करती हूँ उसके बाद में। प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करनी है। देखो अगर आप क्लासेस में आ रहे होंगे तो पीवाईक्यू एनालिसिस तो हम पहले ही करके देते हैं, पर आपको देखना होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, आप 90% पेपर थ्योरेटिकल आता है आरआरबी में। टेक्निकल की भी बात करें ना, 80 कर लो, 80 से 90% पेपर, 80 से 90% जो पेपर है वो थ्योरेटिकल ही होगा, ठीक है। एंड लगभग 10 से 20% आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल 20% ज्यादा सब 20 सवाल आ गए न्यूमेरिकल, उससे ज्यादा नहीं होता। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्रिपरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सेल्फ टेस्ट, कि आप कहाँ खड़े हो, कहाँ गलतियां कर रहे हो। देखो एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ाना है तो कोई एक दिन का खेल नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम के पहले 15 दिन पहले लोग पूछते हैं मैम एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, उस बात का कोई जवाब नहीं है। अभी आप मुझसे पूछोगे एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, तो उसका बात का जवाब है, अभी मैं आपको देती हूँ। टेस्ट सीरीज आपको देना है, रिवीजन देना है। देखो ये मैंने यहाँ पे आपको सबसे जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसके लिए मैंने ये एक पेज बनाया है। देखो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो 3 से 4 महीने का गैप होने वाला है, 3 to 4 मंथ्स, मान के चलो 4 महीने से कम ही होगा, पर मैं 4 महीने का यहाँ पे आपको बताती हूँ। सबसे पहले जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट कंप्लीशन करना है 2 मंथ्स में। पर अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने पढ़ रखा है, सब्जेक्ट कंप्लीशन कम हो जाएगा, मान लो 1 मंथ में हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस और रिविजन टेस्ट सीरीज के लिए आपको 2 मंथ्स देने ही देने हैं। समझ रहे हो बात को। अगर आप यहाँ पे 1 मंथ ले रहे हो तो यहाँ पे 3 मंथ्स आप दे लो। जो जो आपका प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ये जितना ज्यादा टाइम अब इसमें देंगे उतना रिफाइंड आप होते जाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको 300 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे सारे, अब आपको क्लासेस नहीं करनी है, पूरे दिन आप फ्री हैं, तो आप सवाल सॉल्व करेंगे। 300 सवाल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए, जो कि मैं यूजुअली बताती रहती हूँ। डेली आपको 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टाइमर लगा के करना है, एक स्ट्रोक में करना है। ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन किया आंसर देख लिया, क्वेश्चन किया आंसर देख लिया, ऐसे नहीं काम चलता। आपको क्या करना है, 300 क्वेश्चन पूरे एक स्ट्रोक में करने हैं। उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना है, आंसर देखना है, क्या गलत हो गया क्या नहीं गलत हुआ। जो गलत हो गया उसको अपनी मिस्टेक कॉपी में
लिखना है। आपको अपनी एक मिस्टेक कॉपी बना के रखनी है। जो भी मिस्टेक आप दिन भर में कर रहे हैं, मान लो 50 मिस्टेक कर रहे हैं, इस मिस्टेक कॉपी में 50 मिस्टेक्स को आपको यहाँ पर एंटर करना है और रोज रात में इस मिस्टेक कॉपी को पढ़ के सोना है, रिवाइज करके सोना है और ये देख के सोना है कि आपने आज दिन भर में क्या मिस्टेक की है और अब दोबारा आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। सिंपल, ये 300 सवाल डेली जो आपको करने हैं ना, यही है जो सिलेक्शन दिलाएगा। देखो 300 क्वेश्चन अगर आप डेली करोगे, लगभग 3 आवर्स आपको लगेंगे और 3 आवर्स ही आपको एनालिसिस में भी लगेंगे। कहने का मेरे मतलब है, जितना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है उतना ही टाइम एनालिसिस करने में लगता है। और उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज देनी है। एक टेस्ट आपको पर डे देना है, पर 2 दिन में, पर 2 डेज में एक टेस्ट आपको देना है। डेली टेस्ट देने में क्या होता है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता। आप टेस्ट की एनालिसिस करिए, क्या गलत क्या सही और क्यों गलत हो रहा है। क्या कंटेंट कम पढ़ा हुआ है, या क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो रही है, या फॉर्मूला सही नहीं है, या रिवीजन गड़बड़ है अभी, तो वो चीजें आपको अपने में ध्यान देनी है। मतलब सेल्फ एनालिसिस आपको करना है और ये करते करते आपको डेली डेली इंप्रूवमेंट करना है। अपनी मिस्टेक कॉपी डेली रिवाइज करके सोना है। इससे क्या है, 2 to 3 मंथ्स में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी कोई एक दिन का खेल नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। आप जब ये करोगे तब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। 4 to 5 फुल नोट्स के रिवीजन के बाद आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं और शॉर्ट नोट से फर्दर रिवीजन करना है। याद रखो 3 आवर्स आप डेली का इसमें दोगे, मैं पहले ही बता देती हूँ, लगभग 3 आवर्स लगेंगे आपको ये सॉल्व करने में। एनालिसिस करने में आपको लगभग, एनालिसिस जो आप करेंगे ना इसका, उसमें आपको 3 आवर्स लगेंगे। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन आप 3 आवर्स देंगे ही देंगे, और चाहे तो एक टेस्ट दे सकते हैं जिसको आप 2 आवर्स देंगे। ठीक है, तो लगभग 10 से 12 घंटे का मैंने आपका ये सिस्टम बना दिया है और 30 मिनट्स डेली आप इसको रिवाइज करके सोइए। कुछ ये दिन होना चाहिए आपका, समझ रहे हो। जब ये कर लोगे ना सब्जेक्ट कंप्लीशन, उसके बाद देखो सब्जेक्ट कंप्लीशन के साथ 100 क्वेश्चन तो लगाओ ही लगाओ डेली। ठीक है, क्योंकि जब आप क्लासेस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप 100 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद जब आप इस फेज में आओ ना, तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। यही आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगी, यही आपको बेसिकली सिलेक्शन दिलवाएगी। इसी को आपको करते रहना। 10 से 12 घंटे की प्लानिंग मैंने आपको बता दिया है। बाकी आराम से सोइए, खाइए पीजिए। कहने का मतलब है प्रोटीन कंटेंट पूरा करिए, अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड को बिल्कुल परफेक्ट रखिए। उसके बाद डीप एनालिसिस पीवाईक्यू वैसे क्लासेस में होती है, अगर आप क्लास कर रहे होंगे तो हम डीप एनालिसिस पीवाईक्यू को लेके चलते हैं। उसके साथ साथ आपको खुद भी एक बार प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखना है कि वो कैसा टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं ये लोग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप का जा रहा है, कितना डीप जा रहा है, वो एनालिसिस आप धीरे धीरे करना सीख जाओगे। और उसके साथ डेली स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना है आपको इसके लिए। बस यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इसके अलावा कुछ है नहीं खास। देखो जिस व्यक्ति ने ये वाला पार्ट अच्छे से कर लिया वो सिलेक्ट हो जाएगा, सिंपल। तो डियर यही स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी है। एनालिसिस मैंने कर दी है, ये एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चाहिए है तो अगेन मीनू मैम PW टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे कुछ प्लानर भी दिए हैं, आप वीकली प्लानर बनाइए। आप ये देखो कि मैंने मंडे के लिए ये अपने लिए टारगेट बनाया, 300 सवाल सॉल्व करने हैं, ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, यहाँ से इतना करना है, वो आप लिख लीजिए। फिर लास्ट में आते आते दिन भर में आपने कितना % अपना टारगेट कंप्लीट किया उसको यहाँ पे डालिए, ये ट्रैक करेगा। अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं अंधेरे में जिएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी मेहनत करी है। देखो व्यक्ति को अगर ये पता लग जाए कि वो कहाँ गलत कर रहा है तो वो ठीक कर लेगा। और पता कैसे चलेगा कहाँ गलत कर रहा है, जब आप ट्रैक करोगे। आप वीकली प्लानर बनाइए, आप मंथली प्लानर बनाइए कि भैया मंथली में इतने सवाल मैं कर लूंगा, यहाँ से इतना कर लूंगा। तो ये प्लानर आप यूज कर सकते हो, इसको चाहिए होगा आपको तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी। आपको मीनू मैम PW टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, वहां से ये PDF डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड करके यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।